इसके बाद बात करें पीडब्ल्यू विद्यापीठ स्टार से कौन आ रहा है, तो एक और नया खतरनाक टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडब्ल्यू में ऐड होता हुआ राहुल सर, 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एनआईटी जयपुर से बीटेक किया हुआ है एंड ही इज अ लेजेंडरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर। इनका वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ऐप में जाके एक बार। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो माई सेल्फ राहुल डूडी, आप सब लोगों का एक बार फिर फिजिक्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं आप सब लोगों का। आपके सामने पीछे लिखा हुआ है आज का हमारा टॉपिक, ट्रिक्स टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा बेटा आप सब लोगों को पता होगा कि नीट के जो स्टूडेंट है, ड्रॉपर स्टूडेंट, उन बच्चों के लिए हमने यकीन 2.0 लॉन्च कर दिया है और उसकी जो क्लासेस है कब से स्टार्ट हो रही है फटाफट बताओ। देखें, हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 28 से। ऑलराइट, सो उन क्लासेस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, तो आज का ये जो सेशन है ये यूं मान लो एक तरह का आपका रिवीजन सेशन है। ऑलराइट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपेयर की जाती है, फर्स्ट वन। दूसरी चीज, इस सेशन से आपको यह भी पता लगने वाला है कि इस पूरे बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं किस तरह से कवर करने वाला हूं। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। ऑलराइट, और ड्रॉपर बच्चे हैं यकीन 2.0 के लिए, उन बच्चों के लिए ये वाला कोर्स होने वाला है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता होगी। ऑलराइट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ये मेरा अजम्पशन है। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। ठीक है ना, हालांकि मैं कोशिश करूंगा बेसिक से स्टार्ट करने की, बट स्टिल क्योंकि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तक की कहानी एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर है। ऑलराइट, सो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो आपकी स्क्रीन पर बेटा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूं कि भाई एसिड्स क्या होते हैं। ऑलराइट, हालांकि मेरे हिसाब से सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया था, एसिड्स क्या होते हैं हमें सबको पता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, है ना, कुछ अच्छी चीज और लिखेंगे उसमें। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है बेटा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसी पे आपका जेईओ या फिर नीट उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, उस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो सारा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट, क्या कहते हो, स्टार्ट करें? पक्का, चलो जी। तो सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपसे बोला था बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड्स क्या होते हैं। तो आप में से भाई सारे बच्चे बोलेंगे सर एसिड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें, जिसको आप जैसे ही पानी में डालोगे वो आपको कौन सा आयन रिलीज करके देंगे, सॉल्यूशन में कौन सा आयन देंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हो उनको हम लोग कहते हैं एसिड्स। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। लेट्स से एक कंपाउंड मैंने लिखा है Ha, ठीक है, इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ बेटा, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो उसके जो एसिड्स हम लोग लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कि वीक एसिड्स होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग एसिड्स यूज करते हैं वो एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर वीक एसिड? आप में से बोलोगे सर मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वीक एसिड्स। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग का कैसे पता लगता है, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा ये एक एसिड है बेटा, आपने क्या किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब वीक एसिड है तो मुझे बताओ क्या इसका आयनाइजेशन रिवर्सिबल होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो आयनाइजेशन होता है बेटा वो इरिवर्सिबल होता है, वो 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, पता है कि नहीं आप लोगों को, है ना। और जो वीक एसिड्स होते हैं उनका आयनाइजेशन हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होगा बेटा, हमेशा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। ठीक है, एक कंडीशन के बाद। तो लेट्स से इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन में ये वाले दो आयन प्रेजेंट है। ऑब्वियस है H+ आयन जो होता है वो सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, वाटर में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। बट स्टिल मैंने बस समझने के लिए H+ आयन लिख दिया। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग और वीक की पहचान कैसे होती है? आप कहते हो सर अगर कोई एसिड आफ्टर आयनाइजेशन बहुत सारा H+ दे, 100% आयनाइज हो जाए, तो उस एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दोगे। ठीक है। वीक क्या होता है कि सर वो 100% आयनाइज नहीं होगा, बहुत ही कम आयनाइज होता है, लेस देन 10% आयनाइज होता है, उस एसिड को हम लोग क्या कह देते थे? वीक एसिड बोल देते थे। वीक एसिड में H+ जो देगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता था एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अरे हाँ ना बोल रहा यार, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सबसे पहली चीज कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अरे जल्दी बोलो, सही कह रहा हूं मैं? H+ जितना ज्यादा आपका जो एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो। लेट्स से मैंने एग्जांपल लिखा एसिडिक एसिड का CH3COOH, सारे लोग इसको पहचानते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ले लिया बेटा, वीक एसिड है, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या देगा? CH3O- प्लस H+। बताओ ये देगा कि नहीं देगा? सही है। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, अगर ये एसिड है, इसने H+ आयन रिलीज किया, तो H+ आयन रिलीज करने के बाद जो चीज बनती है उसको आप क्या कहते हो? क्या आप इसको बेटा कॉन्जुगेट बेस कहते हो क्या? भाई बोलना पड़ेगा सबको यार, क्या आप इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हो? Ha का कॉन्जुगेट बेस कौन? A-, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस बहुत काम में आने वाला आगे, है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ की बहुत सारी जो कहानी होगी वो इस कॉन्जुगेट बेस से ही सॉल्व होने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना बेटा? अच्छा ये देखो, एसिडिक एसिड आपका एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या लिख दोगे आप? CH3CO-। समझ रहे हो? अच्छा, अगर आपको ये कॉन्जुगेट बेस के बारे में पता है, एक चीज मुझे और बताओ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स से मैंने लिखा है H2CO3- और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ के, सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जल्दी बताओ। आप कहोगे सर इसमें से H+ आयन रिलीज कर दो, तो क्या बनेगा? HCO3- बनेगा। ठीक है। तो बेटा इसको मैं कॉन्जुगेट बेस बोलने वाला हूं। ठीक है ना? अब यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं सर H+ आयन एक और अगर मैं रिलीज करवा दूं तब तो CO3 बनता है। क्या मैं CO3 को भी H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस कह सकता हूं क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कह सकते हो क्या? बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं कह सकते। क्यों? अरे मेरे भाई इसलिए क्योंकि एसिड और कॉन्जुगेट बेस, एक एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होता है। क्या कह रहा हूं मैं? जो एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर होता है ना बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अगर आपने CO3 बना दिया ना अगर, तो बेटा उसमें तो 2 H+ का डिफरेंस आ जाएगा, देखो CO3 में, इसलिए मैं उसको कॉन्जुगेट बेस नहीं कहने वाला हूं। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो एक ही H+ हटाना है जब भी आप कॉन्जुगेट बेस की बात करते हो। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मैं इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है ना उस पर आपको ले जाना चाह रहा हूं। ले जाऊं? हाँ, खो तो नहीं जाओगे कहीं? पक्का? चलो आओ देखें। लेट से आपका एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एग्जाम्पल लिखा है बेटा मैंने, देखना HA। ठीक है, यही वाला लेके चले थे हम लोग। आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया था, आपने कहा सर इक्विलिब्रियम होगा, H+ और A- बनेगा। ठीक है बेटा, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो क्या आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे सर कक्षा 11 में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। ये तो मैं मान रहा हूं, वो तुम्हें पता है तुमने कितने अच्छे ढंग से पढ़ा है ना? तो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है ना बेटा? क्योंकि ये वीक एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको मैंने किससे लिखा है? Ka से लिखा है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी? हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको। बताओ। बिल्कुल कह सकता हूं, H+ जितना ज्यादा K का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बेटा? और अगर H+ जितना ज्यादा होगा बेटा, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी क्या? आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो बिल्कुल उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से आपको मिल गया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? Ka।
कई बार वो क्वेश्चन में क्या करता, आपसे ये नहीं पूछता कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो क्या पूछता आपसे, आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ Ka बताओ। कई लोग फिर मुंह देखने लगते हैं एक दूसरे का कि यार ये Ka कहां से बला आ गई। बेटा Ka का मतलब अगर आपसे पूछा है तो उसको आप किससे रिलेट करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट करोगे। अरे हाँ ना बोल यार, समझ में आ रही है मेरी बात यहां तक। अच्छा, अगर आपने Ka पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने Pka भी पढ़ा होगा, बताओ पढ़ा है। बेटा Pka क्या होता था बताना जरा, वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, बताओ ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर Ka का वैल्यू ज्यादा हो तो क्या Pka कम होता था क्या, आप बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है, ऐसा ऐसा सुना सुना सा लग रहा है ना। तो इसका मतलब एक और ऑर्डर मिल गया कि अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो Ka ज्यादा होगा, और Ka ज्यादा है तो उसका Pka कम होगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। और बेटा Pk पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का Ka के साथ रिलेशन और Pk के साथ रिलेशन। बताओ क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना आज के बाद, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तब भी बता दोगे K का Pk का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, Pk डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ka। क्लियर यहां तक। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ सकता है, Ka या फिर Pk की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन बनता है हमारा, और जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी अफेक्ट होती है, ठीक है भाई। और हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो भी यही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर आपने इसमें हम लोग 3-4 फैक्टर लिखेंगे वो अच्छे से कर लिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आई कैन गारंटी यू आप गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। लगभग 99% क्वेश्चंस इन 3 फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कवर हो जाएंगे। अब बोलोगे सर वो 1% कहां गया, आप 99 ही क्यों बोल रहे हो, 100 क्यों नहीं बोल रहे। बेटा 1% में कई बार ना कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ अलग केसेस लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो वो केसेस यहां पर उन 3 में कंसीडर नहीं होंगे, उनको हम लोग कभी क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। उस पे स्टार मार्क भी करवा दिया जाएगा कि भाई इसका ध्यान रखना अलग से, ठीक है। ये वो आपके जनरलाइज इफेक्ट्स हैं यू मानो, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो है साइज ऑफ एटम, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर मैं क्या देखने वाला हूं बेटा, साइज ऑफ एटम, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा जो फैक्टर इसमें देखा जाता है बेटा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे आप लोगों ने इसका नाम सुना है क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, सुना आप लोगों ने नाम इसका, ठीक है। ये बेटा दूसरा फैक्टर होगा। अच्छा तीसरा फैक्टर कौन सा है फिर, वो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ओए होए होए, ये नाम सुनते ही ना कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्यों, क्योंकि सर ये तो बहुत बड़ा पोर्शन था, इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे, इसमें हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते थे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते थे, इसमें हम लोग रेजोनेंस पढ़ते थे, और ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान हुआ करता था टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो बेटा जनरली हमारे यहां पर जो काम में आएगा ना, एक तो रेजोनेंस आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ज्यादातर हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं कुछ कुछ काम में आ जाए, ज्यादा काम में ये 2 चीजें आने वाली है, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप लोग, ऑलराइट। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करने वाला है, ठीक है। बेटा पूरे लेक्चर तक बने रहना, बीच में छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सबसे लास्ट में आपको ये तीनों फैक्टर जब समझ में आ जाएंगे ना तब आप कहोगे वाह सर मजा आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसके बाद क्वेश्चन गलत हमसे नहीं होगा। एक चीज मैं थोड़ी सी और बताना चाहता हूं यहां पर आपको समझना, एक चीज और इधर बेटा, जैसे मान लो ये है HA एसिड था, आपने कहा सर ये डिसोसिएट हुआ H+ और A- बना, और A- को आपने क्या बोल दिया बेटा, कॉन्जुगेट बेस बोला। अब अपना दिमाग लगाओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर A- की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ये वाला एसिड भी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो क्या कुछ गलत बात कह रहा हूं क्या, क्यों भाई तुम खुद बताओ। अगर मैं ऐसे कह दूं, क्या बोला मैंने, वापस सुनना मेरी बात को, कि इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप में से बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा रिलेट करो इसको, देखना बेटा ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस है A- जितना ज्यादा स्टेबल, ये जो इक्विलिब्रियम होगा
इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फेवरेबल होगी। अरे सही कह रहा हूं ना यार, जितना ज्यादा स्टेबल होगा ए माइनस, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फेवरेबल होगी। ठीक है बेटा, और जितनी ज्यादा फेवरेबल इसका मतलब H प्लस उतना ही ज्यादा बनेगा। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी ज्यादा फेवरेबल, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा, और H प्लस जितना ज्यादा, अभी हमने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो एक गोल्डन रूल याद रख लो आज के बाद, जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या कहोगे कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? ठीक है बेटा, अभी देखो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा ना, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना? अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। तो चलो वापस आओ, जो टॉपिक हम लोग छोड़ के आए थे, 3 फैक्टर थे, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इन तीनों चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसको मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, वो है बेटा साइज ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जिसपे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ये वाला ले लेते हैं, साइज ऑफ एटम। देखना, सबसे पहली चीज याद रखो, साइज ऑफ एटम कब देखी जाती है? जब आपके एटम्स एक ग्रुप के हों। आप कहोगे सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आई हमें बात, क्या कहना चाह रहे हो? ग्रुप के कैसे? देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, है ना, उससे सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। लेट से मैंने एग्जांपल लिखा HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया भाई एक काम कर, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता। तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। मानते हो इस बात को? इन सब की जो साइज है वो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करना है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फाइंड करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है, बट जब एक ग्रुप की बात करते हो तो हमेशा साइज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंस रखता है। गांठ बांध लो, याद रख लो, कसम खा लो, भूलोगे नहीं। किसकी खाओगे कसम? मेरी मत खाना, बाकी तुम देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो भाई जब भी एटम्स एक ग्रुप के हो उस समय हमेशा साइज वाला फैक्टर देखा जाता है। अब तुम मुझे खुद बताओ, सबसे बड़ी साइज किसकी? आयोडीन की। देखना यहां इसको मैं 2-3 तरह से रिलेट कर सकता हूं। आयोडीन की साइज बड़ी है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड जो होगा वो सबसे वीक बॉन्ड होगा? साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम। यस, बॉन्ड उतना ही वीक होगा। सबसे वीक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच, और बॉन्ड जितना वीक होगा ये आसानी से टूटेगा, HI उतना ही जल्दी H प्लस आयन रिलीज करेगा, और HI का एसिडिक स्ट्रेंथ इन सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होगा। बताओ क्या ये बात कह सकता हूं क्या? जल्दी बोलो यार। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, साइज छोटी है, हाइड्रोजन फ्लोरीन का लेंथ बहुत छोटा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, H प्लस आयन जल्दी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा। समझ गए क्या बात को? ठीक है, तो क्या मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं? देखना क्या लिखूंगा कि अगर आपके एटम्स एक ही ग्रुप के हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। ठीक है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। बताओ याद रख लोगे इसको आप लोग? अरे हाँ ना बोलो, रख लोगे ना? अच्छा, अब आप में से कई लोग ये भी बोलेंगे सर अभी आपने एक चीज बोली थी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या उस तरह से भी आप समझा सकते हो कि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों है? बिल्कुल समझा सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा बेटा? F-। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा? Cl-। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा? Br-। और इसका कॉन्जुगेट बेस I-। चेक करो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? तो यहां पर देखना
केमिस्ट्री में हमेशा एक चीज ध्यान रखो, क्या? चार्ज जितनी छोटी जगह पे होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। जितना डिस्पर्स चार्ज हो, जितनी बड़ी साइज में चार्ज फैला हुआ हो, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, वो जो स्पीसी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। यहां समझो फ्लोरीन का साइज बहुत चिन्नू सा है, छोटा सा साइज है, और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा है। आयोडीन कहता है मेरी साइज खूब बड़ी है, मेरे पास जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत मिनिमम है, इस वजह से मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हूं। मेरी बात समझ गए आप लोग? ये I- का स्टेबिलिटी इन सारे कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज्यादा है, और जो ज्यादा स्टेबल जिसका कॉन्जुगेट बेस, उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाना, फिर कह रहा हूं गलती कर दोगे तुम लोग। अगर आपके एटम एक ग्रुप के हो, हमेशा साइज वाला फैक्टर काम में लेके चलना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ एटम के। समझ रहे हो मेरी बात? एक और एग्जांपल देता हूं, चलो अगर बात तुम्हें समझ में नहीं आई, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। लेट से मैंने आपसे कहा कि भाई तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, H2O, H2S, ठीक है, इसमें आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। ऑलराइट बेटा, तो सबसे पहले ना आपके दिमाग में यही आएगा कि यार हमें तो सर ने बोला था कि एटम चेक करो पहले एक ग्रुप के हैं क्या? बिल्कुल एक ग्रुप के हैं, और एक ही ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है यहां तक? पक्का? मान लो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, देखना बेटा, इस तरह का पूछ लिया, मान लो यहां लिखा है OH, ठीक है, यहां लिखा है SH, पूछता है बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? आप बोलोगे हमारे बाएं हाथ का खेल है अब तो। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा एटम का तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर है यहां तक? पहला फैक्टर मेरे हिसाब से सबको एकदम मक्खन की तरह क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर पे। ठीक है बेटा, दूसरा इफेक्ट कौन सा था बताना जरा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है बेटा, दूसरा कौन सा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अच्छा जी, वापस सुन लो मेरी बात, है ना? जैसे ही क्वेश्चन आता है ना तो उस पर चालू नहीं हो जाना, देखा क्वेश्चन और सॉल्व करने लग गए, नहीं, पहला थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन के बारे में, क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व करने का स्टेप क्या होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं आया क्वेश्चन और धमाधम लग गए उसके पीछे, गलत कर दोगे जल्दीबाजी में। जल्दी का काम शैतान का, हम लोग नहीं है शैतान। ठीक है बेटा, अच्छा जी, यहां से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखनी है? जब साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो। और बेटा साइज में ज्यादा डिफरेंस कब नहीं होता? जब एटम आपके एक ही पीरियड के हो। अरे हाँ ना बोले यार, सही कह रहा हूं ना? ग्रुप में साइज में एकदम से डिफरेंस आता है, बट जब आप एक पीरियड की बात करते हो ना, हाँ साइज डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता साइज में। ठीक है ना? इस वजह से साइज वाला फैक्टर पीरियड में डोमिनेंस नहीं रखता। तो कौन सा फैक्टर रखता है? वहां पे रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर ये वाला फैक्टर कब देखना बेटा? जब आपके एटम किसके हो? एक ही पीरियड के हो। बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल देता हूं अभी थोड़ी देर में, देखना जरा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना है, मुझे बताना जरा। चलो पेन वाला का कलर दूसरा लेते हैं, देखना बेटा, मैंने लिखा है HF, HCl, HBr और HI। नहीं, ये तो वो वाला पिछला वाला हो गया, रुको जरा, दूसरा लेते ना यार, इसमें तो एक ही उसके लेने ना, एक ही पीरियड के लेने हैं। तो सुनो, CH4 है ना, ये सही याद है आपकी बार, NH3, H2O और HF। ठीक है, आपसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, अब देखना आप क्या बोलोगे। आप कहोगे सर आपने हमें बता रखा है, जैसे ही क्वेश्चन आता है उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो सारे कंपाउंड्स का। चलो इसका कॉन्जुगेट बेस बताना जरा। H प्लस हटा दो, CH3 माइनस बनेगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना जरा। H प्लस हटाओ, NH2 माइनस बनेगा। बहुत बढ़िया। इसका बताना जरा, OH माइनस बनेगा क्या?
और इसका F माइनस बनेगा। सबके कॉन्जुगेट बेस आप लोगों ने बना दिए। अब क्या करना है मुझे? अब बस एक सिंपल काम करना है, इन सारे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी देखने के लिए किसको यूज करना है मुझे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। मुझे बताओ, जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होता है या लेस पे? तुम्हें बोलना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? आप बोलोगे सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने का होता है, इलेक्ट्रॉन पुल करने का होता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहना चाहता है। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल होता है। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो एक ही पीरियड के मेंबर हैं, इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होगा, F माइनस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो क्या मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसे बोल सकता हूं क्या? बताओ। हाँ ना बोलना पड़ेगा। वापस सुनो क्या कहा मैंने कहा क्वेश्चन आ गया, आपने चेक कर लिया सारे एटम एक ही पीरियड के हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फंडा लगेगा। ठीक है जी? आपने क्या किया? सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना लिए सबके, फिर आपने कहा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उस केस में ज्यादा होगी जिस केस में नेगेटिव चार्ज एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो। ठीक? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल का बाप कौन है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, HF का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है? अब यहां पर कुछ लोग उल्टा दिमाग लगाएंगे। वो क्या बोलेंगे? सर अभी तो आप पिछले क्वेश्चन में कह के आए थे कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, यहां पे बताया था आपने कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होता है ना, और यहां पर कह रहे हो कि आप फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। बेटा वो कंपैरिजन था, है ना, कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में I माइनस पे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पे साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। इस केस में साइज लगभग सेम है, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। इस वजह से अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल F माइनस होगा। ठीक है ना? तो बेटा हमेशा कंपैरिजन देखा जाता है। अगर कोई ये कहे, मान लो दो लोग खड़े हैं वहां पर, कोई कहे मैं ज्यादा ताकतवर हूं, अरे भाई ताकत जो होती है वो कंपैरेटिव होती है। हो सकता है मेरे से ज्यादा ताकतवर हो, बट सामने खली खड़ा कर दो, उससे ज्यादा ताकतवर थोड़ी ना होगा वो। तो रिलेटिव स्टडी होती है जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हो, जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो। मेरी बात समझ गए? क्लियर है ये बात? तो जब भी एटम आएगा एक पीरियड का, तो आप किसको कंसिडर करोगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है? तो यहां से आप फाइनल ऐसा लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या लिखोगे बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने कहा जी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है वो तो हमेशा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और इसमें भी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया भाई, ये दो केस हम लोगों ने लिख लिए, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है, समय मान के चल रहा हूं। अभी और भी एग्जांपल करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं बढ़िया कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक? चलो आ जाओ तीसरे फैक्टर पे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है ना बेटा? ऑलराइट, देखना ये वाला इफेक्ट तब काम में लिया जाता है, ये वाला जो हम लोग, मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूं, ये तब काम में ली जाती है जब सारे ऑप्शंस में जो एटम सेम हो। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, सेम का क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल देखो एक बार, देखना मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं 3, कौन कौन से? ये देखो OH लिखा है यहां पर बेटा, यहां मैंने लिखा है फ्लोरीन। ऑलराइट, दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है OH, यहां पर मैंने लिखा है NO2। ठीक है? और तीसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है OH, और यहां लिखा है मैंने क्लोरीन। ये मैंने लिख दिया A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। ऑर्डर पूछ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक? सबसे पहला काम क्या करना है? जब भी क्वेश्चन आएगा
उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है सबका, ठीक है ना बेटा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, देखें फटाफट। आपने कहा सर O माइनस, ये लो कॉन्जुगेट बेस बना दिया, ठीक है। इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाओ, देखें H प्लस हटाओ, फटाफट काम करो, देखें O माइनस, ठीक है। इसका भी बनाओ O माइनस, एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। तीनों का कॉन्जुगेट बेस आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी। अब एक चीज नोट करो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, सब में सेम है, ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला इफेक्ट लगेगा और ना ही साइज वाला इफेक्ट लगेगा। तो ऑब्वियस है कि फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही आपको काम में लेना है, ठीक। कैसे काम में ले, सुनो, यहां पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज को बोझ माना जाता है। क्या माना जाता है? चार्ज को बोझ, है ना। किसी के सर पे जितना ज्यादा बोझ रखोगे आप, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, दब जाएगा बेचारा, ठीक है। तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम हो एटम पे, उतना ही अच्छा है आपके लिए, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको ये चीज सोचनी है कि जो भी ग्रुप इस चार्ज को कम करेगा, जो भी ग्रुप इस चार्ज को कम करेगा, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। वो क्या करेगा बेटा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि कम चार्ज मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है ये चीज? अब सुनना मेरी बात, मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है या प्लस आई इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? आप बोलोगे सर फ्लोरीन तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये डोनेट तो कर नहीं सकता, ये तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब आप खुद सोचना, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है फ्लोरीन, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन खींच रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। समझ गए मेरी बात? चार्ज कम होगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को हमेशा कौन बढ़ाएगा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब सोच के देखो, उल्टा होता, मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, डोनेटिंग क्या करता? इलेक्ट्रॉन देता, नेगेटिव चार्ज और बढ़ता, चार्ज बढ़ता तो स्टेबिलिटी कम हो जाती, बोझा बढ़ जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज के बाद इस बात को याद रखो कि चार्ज किसी भी एटम पे एक बोझ की तरह है, ये चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो माइनस आई इफेक्ट शो करता हो, जो माइनस एच इफेक्ट शो करता हो, जो माइनस आर इफेक्ट शो करता हो, वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे। हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? समझ में आई ना बात? तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आप कहोगे सर NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब चेक करो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन सा है? NO2। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर में कौन आएगा बेटा सबसे पहले? बी, ठीक है। बी के बाद चेक करो फ्लोरीन और क्लोरीन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? फ्लोरीन, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, ऑर्डर बन गया BAC। मेरे हिसाब से कहानी आपको समझ में आ गई है, हाँ ना बोल दादा? ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात? तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? देखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? आप बोलोगे सर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
मतलब प्लस आई प्लस आर और प्लस एम, ये क्या करेंगे बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। बस गोल्डन रूल है ये। और ये जो तीसरा वाला इफेक्ट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप मार्क कर लेना, पक्का एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन लगभग पॉसिबिलिटी होती है कि इसी वाले फैक्टर से पूछा जाता है। ठीक, अच्छा अब एक डाउट बच्चे को और आता है कि सर मान लो एक ही क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, हम कौन सा इफेक्ट कंसीडर करें, किसको ज्यादा डोमिनेंट मानना है, किसकी पावर को ज्यादा माननी है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर भी लिख देता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, प्रायोरिटी में बेटा सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है एरोमेटिसिटी को। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है रेजोनेंस को, ठीक है बेटा, आर इफेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक, फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी देनी है, एच इफेक्ट को। और आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना भाई, आई इफेक्ट को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। क्या मतलब हो गया इस प्रायोरिटी का, कि वापस सुन लो, अगर मान लो क्वेश्चन में माइनस आर माइनस एच माइनस आई लग रहा है, तीनों लग रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए भाई मुझे किसी को तो ज्यादा डोमिनेंट बनाना पड़ेगा ना, ये बोलना पड़ेगा कि क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से फाइनल रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। तो ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे कौन होता है ज्यादा, रेजोनेंस, फिर कौन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अरे हाँ ना बोल भाई, क्लियर है यहां तक। एक एग्जांपल देता हूं, सुनना मेरी बात को। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया लेट से कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करो, एग्जांपल देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करो किसमें, लेट से ये वाला एग्जांपल दे दिया, एक तरफ लिखा है OH और दूसरा लिखा है ये वाला बेटा, ये फिनॉल लिखा है एक तरफ और दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉल लिखा है, ठीक है ना, और आपसे कहा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है ना बेटा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर आपने तो हमें एक ही बात बता रखी है, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओ, बना दिया, ये लो H प्लस हटा दो, O माइनस बन गया, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ जरा, ये लो जी, ये बन गया O माइनस। अब कैसे चेक करना है, दोनों एटम सेम है, क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, किसको कंसीडर करोगे सबसे पहले, रेजोनेंस को। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये पाई के साथ रेजोनेंस में है क्या, अरे बोलो यार, क्या ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ रेजोनेंस में है, बिल्कुल है। क्या ऐसा कोई रेजोनेंस यहां पर है क्या, आप बोलोगे नहीं है। तो अभी मैंने बोला कि रेजोनेंस को ज्यादा डोमिनेंट मानना है, ठीक है। तो बेटा इन दोनों में से किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर बताओ जल्दी से, ये वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। फटाफट बोलो, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई आप लोगों को, पक्का। अब क्वेश्चन करवाऊं और सॉल्व करोगे सारे लोग, पक्का ना। चलो आओ देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लो जी, आपके सामने एक और क्वेश्चन आया, आपको वही सारे क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही बताना है, ठीक है ना। क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा। क्वेश्चन क्या आपसे कह दिया, ये लो जनाब इस तरह का, लेट से यहां OH लिखा है, ठीक है ना, ये लिख दिया और इसमें यहां पर फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है बेटा, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन, रुको रुको जरा, यहां मत लगाओ, हाँ यहाँ लगाओ, फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, ठीक है। तीसरा जो आया उसने फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, ठीक है, और जो चौथा आया उसने कुछ नहीं लगाया, ठीक बेटा। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहला काम क्या करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ठीक है। बना लो कॉन्जुगेट बेस, इसका क्या होगा बेटा, ये देखना जरा, इसका कॉन्जुगेट बेस O माइनस बनेगा, ठीक है बेटा। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा देखना, फ्लोरीन यहां आएगा कॉन्जुगेट बेस में, ठीक। इसके कॉन्जुगेट बेस में फ्लोरीन कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है बेटा। और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें यहां आएगा, ठीक है। क्या कहीं पर कोई भी रेजोनेंस जैसी चीज आ रही है क्या, नहीं आ रही, मुझे तो नहीं दिख रही, ठीक है। क्या कंसीडर करोगे,
इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करो, देखो जरा, सब जगह पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है? फ्लोरीन है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब देखो, मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इन तीनों में विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें नहीं है, मतलब इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे लीस्ट अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में पूछो आपसे, तो आप ऑर्डर में लिख दोगे भाई डी का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। फिर चेक करो तीनों में फ्लोरीन कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। हम लोगों ने सीखा है इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो ये वाला फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बिकॉज इस ऑक्सीजन के सबसे नजदीक है। ठीक है, यहां पर फ्लोरीन की डिस्टेंस बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, इफेक्ट कम हो जाता है ना। जब दूरियां बढ़ जाती है ना तो प्यार मोहब्बत भी कम हो जाती है। यहां पर भी होगी, देखो फ्लोरीन को इस इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत थी, बट क्योंकि यहां पर डिस्टेंस बढ़ गई इलेक्ट्रॉन कम खींच पा रहा है, ये वाला और कम खींचेगा। ठीक है ना, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां पर, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो ऑर्डर क्या बन गया बेटा? ये वाला। बताओ क्या ये चीज क्लियर है? आपको समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? बहुत बढ़िया जी। एक और क्वेश्चन करें क्या? देखना जरा, अब की बार मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है ना, इसमें भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ही बतानी है। ठीक, देखना, अब की बार बेंजीन रिंग दे रखी है, यहां पर लिखा है OH, है ना। चार चीज लिख लो, फिनॉल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना बेटा, ये देखो जी, यहां पर भी फिनॉल लिखा है और ये भी फिनॉल लिखा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, लेट्स से मैंने लगाया यहां पर NO2। ठीक है, यहां मैंने लगा दिया CH3, यहां मैंने लगा दिया OCS3, और आपसे पूछा है बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? क्या पूछा आपसे, क्या करना है, समझ में आ गई ना बात? एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। अब आपने कहा सर सबसे पहला काम करना है कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ठीक, देखना H+ हटाओ, H+ हटाओ, H+ हटाओ, H+ हटाओ। ठीक है ना, जैसे ही आपने H+ हटाया, ज्यादा हट गया H+ के साथ H+ हटा दी, देखो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस ये बन गया, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्या लगा है यहां पर NO2, कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा? -R इफेक्ट। रेजोनेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। ठीक है, और अगर आपका कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे सॉरी ऑर्थो या फिर पैरा पे लगा हो, हम लोगों ने सीखा है ना ये, ऑर्थो या पैरा पे लगा हो तो वहां पर रेजोनेंस कंसीडर किया जाता है, मेटा पे लगा हो तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर किया जाता है। ये सीखा है ना हम लोगों ने? ठीक है, तो ये देखो ये सारे ग्रुप पैरा पे लगे हैं। ठीक है, तीनों में पैरा पे लगे तो मैं रेजोनेंस कंसीडर करना है। रेजोनेंस में NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, आपका जो CH3 है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस H इफेक्ट शो करता है। आपका जो OCS3 है, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस R इफेक्ट शो करता है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, आप बोलोगे जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो विड्रॉइंग ग्रुप किसमें लगा है बेटा? A में। A का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में किसका ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर यहां तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ D के कंपैरिजन में कम होगी। भाई D में ना तो विड्रॉइंग ना डोनेटिंग, तो इन डोनेटिंग के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही एसिडिक होगा ना ये। अब इन दोनों में चेक करो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला या रेजोनेंस वाला? आप बोलोगे सर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंस रखता है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब ऑर्डर में आएगा B और सबसे लास्ट में आएगा C। बेटा ऑर्डर क्या बन गया? ADBC। अरे बोलो यार, क्लियर ना ये चीज सबको? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखना ये वाला क्वेश्चन, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, पुराना एग्जाम्पल, ये तो अभी मैंने करवा दिया वैसे। ठीक है ना, ये नीट 2008 या 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। देखना जरा एक बार क्वेश्चन को, मैं इधर हो जाता हूं। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। अब आप देखो यहां पर लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन, यहां पर लगा है क्लोरीन, यहां पर लगा है ब्रोमीन, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। अभी मैंने आपको बताया
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बेटा आपको बोलना पड़ेगा आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई। क्लियर है ये चीज, है ना? तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस क्योंकि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का एक तरह से इंट्रोडक्शन देना था, कौन कौन से फैक्टर पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो आपको बताना था, और साथ साथ में आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देना था कि भाई यकीन 2.0 जो है उसमें मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों को क्लियर है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग और भी करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग अपनी क्लास में आएंगे, आप रेगुलर अगर क्लास में रहोगे तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ करवाऊंगा, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कमी ना रहे, कोई भी क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं जाने वाला है। आई कैन गारंटी यू, सिर्फ और सिर्फ आपको ये काम करना है, क्लास में रेगुलर रहना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, मॉड्यूल के हो, डीपीपीस के हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। कोई भी डाउट होता है आपको डाउट क्लास में पूछ लेना है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, आई कैन गारंटी यू बहुत अच्छे मार्क्स आपको केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। ऐसे ही सेशंस में आपको यकीन 2.0 में और लेने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार मैं फिर बोल दूं, यकीन 2.0 28 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट ड्रॉपर बच्चों के लिए। फटाफट जाना सारे लोग। ठीक है, तो चलो फिर उस बैच में मिलेंगे। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें। काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। ठीक है जी, चलिए फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।